चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि अनुच्छेद 263 के तहत निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से अंतर्राज्यीय परिषद को सौंपे जा सकते हैं। यानी नीचे जो कथन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो हम अंतर्राज्यीय परिषद को सौंप सकते हैं अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास 1 है कि राज्य और केंद्र अथवा राज्यों के मध्य साझा हित रखने वाले विषयों पर चर्चा करना। बिल्कुल सही बात है, ये अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत ही आता है। सेकंड है कि नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना। ये भी सही है, ये भी अंतर्राज्यीय परिषद को सौंपा जाता है। और थर्ड है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना। इसमें तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं और इसका आंसर हमारा रहेगा डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। हम तीनों के तीनों कर्तव्य ऐसे हैं जो हम अंतर्राज्यीय परिषद को सौंप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में यील्डिंग द फ्लोर पद का अर्थ है। यील्डिंग द फ्लोर पद का अर्थ क्या है संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि सदन को संबोधित करने वाले सदस्य और अध्यक्ष के बैठने के स्थान के बीच से गुजरना, जिसे संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है। और बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहना। और सी है कि सरकार से जनहित के मामलों पर प्रश्न पूछने का सदन के सदस्यों का अधिकार नहीं। यानी संसद के किसी सदस्य द्वारा व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया जाना यदि उसे लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों के अनुसार नहीं हो रही, ये भी नहीं है। इसमें आंसर आएगा 20 का बी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहना, ये यील्डिंग द फ्लोर पद का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्वचालित स्थिरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी स्टेबलाइजर के रूप में कौन से कार्य करते हैं? खुला बाजार, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। व्यक्तिगत आयकर, हस्तांतरण भुगतान, रेपो रेट, इनमें से हमें बताना है कि कौन से स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करते हैं। तो 21 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2 और 3, व्यक्तिगत आयकर और हस्तांतरण भुगतान, यही वो हैं जो स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करते हैं। 21 आंसर रहेगा बी। 22 क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पतन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि प्रमुख पतनों की स्थापना और उनके प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। और ऑप्शन 2 है कि किसी पतन को एक प्रमुख पतन घोषित करने के लिए प्रबंधित कार्यों की मुख्य मापदंड है। ऑप्शन 3 है कि जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख पतन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो 22 में हमारा कथन रहेगा 1 और 3, यानी आंसर नंबर सी में क्या है कि 1 और 3 दोनों सही हैं। 22 आंसर नंबर सी। 24 पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 था ये और आंसर नंबर सी है, सी सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर मैं गलत बोल गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है। अब 23 पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रशासित मूल्य तंत्र APM के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं कि आयातित कच्चे तेल के मूल्य को गैस के मूल्य के लिए एक बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है कि मूल्य निर्धारण विधि में हुए परिवर्तन गहरे जल क्षेत्रों से गैस के उत्पादन पर लागू नहीं होते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है कि नई मूल्य निर्धारण प्रणाली से सरकार की उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ने की संभावना है। तो इनमें से हमें बताना है कि 23 का आंसर कौन सा है। 23 का आंसर आएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2। इसमें 3 सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही है। 23 का आंसर रहेगा ए, 1 और 2 जी। चलिए 24 पे चलते हैं। भूटान संयुक्त राष्ट्र की अल्प विकसित देशों
LDCS की सूची से बाहर होने के लिए तैयार है। इस संदर्भ में LDC श्रेणी में शामिल होना निम्नलिखित में से कौन से मानदंडों पर आधारित है? LDC लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज। इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। 24 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि 1, 2 और 4। इसमें 3 सही नहीं है। ग्राम नेशनल इनकम पर कैपिटा ये सही है, ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स ये सही है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स ये भी सही है। 3 इसमें सही नहीं है। 24 का आंसर हमारा रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को भी शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में भारत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय में शामिल होंगे? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है सब। ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 दिया गया है कि लंदन में एक भारतीय बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ, और 2 है कि देश से बाहर किसी विदेश कंपनी में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय निवासी द्वारा प्राप्त भुगतान। 3 है संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे भारतीय प्रवासी कामगारों द्वारा भेजे गए निजी प्रशेषण। तो 25 का बताइए अब क्या आएगा? 25 में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यानी कि आंसर नंबर बी इसमें सही है। केवल 1 और 2 सही हैं। 25 आंसर बी। 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि भारतीय रुपया एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाता है तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संभावित लाभ होंगे? यानी कि अगर हमारी इंडियन करेंसी है वो इंटरनेशनल मुद्रा बन जाती है, करेंसी बन जाती है, तो हमें क्या लाभ हो सकते हैं, हमें इसके क्या प्रॉफिट होंगे? कि विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता में कमी आएगी, सही बात है। बाह्याघातों से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, या विदेशी उधारियों की लागत में कमी आएगी। तो 26 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी केवल 1 और 3। देखो, विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता में कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि तब हमारी इंडियन करेंसी रुपया ही इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, तो हमें ज़रूरतें क्या रहेगी अदर कंट्रीज़ की, मतलब करेंसी को स्टोर करने की। दूसरा, विदेशी उधारियों की लागत में कमी आएगी, ये बिल्कुल सही है। 26 का आंसर रहेगा 1 और 3। 27 का क्वेश्चन है कि भारत में विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि पिछले दशक के बाद से वार्षिक विनिवेश लक्ष्य को केवल एक बार प्राप्त किया गया है। दूसरा है कि विनिवेश के उद्देश्य हेतु बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और 3 है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल उनकी सहायक कंपनियों के विनिवेश हेतु लेन देन की सिफारिश करने एवं लेन देन करने के लिए अधिकृत हैं। इनमें से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। 27 का आंसर हमारा आएगा बी। 27 का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 28